नमस्कार। जिनका जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है 2025 में, उनको ध्यान देना है। जो प्रश्न अभी करा रहे हैं एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, सारे के सारे उसी तरह से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 4 फरवरी को जो परीक्षा हॉल में बैठने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। इसके अलावे और अलग अलग राज्य के जो बोर्ड है और पॉलिटिकल साइंस अगर है तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन है, अलग अलग राज्य में एनसीईआरटी पैटर्न जहां जहां चलते हैं, राजस्थान, झारखंड, सब में आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करें प्रश्न को। तो हम लोग एक और वीडियो बना के इसी चैनल पे डाले हैं, उसको भी देख लीजिएगा। बस एक दिन पहले अपलोड हुआ है, उसमें 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग करा दिए 25 तक। तो आज हम 26 से देखेंगे फटाफट से। एकदम बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, तो आप आराम आराम से देखेंगे, कहीं भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 25 तक हो गया है और ये 26 नंबर प्रश्न से जो यहाँ टिक लगा है उस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो गलत भी आंसर हो सकता है। तो जो बता रहे हैं उस पे देखेंगे कि किसका क्या उत्तर सही है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, सार्क का, यूरोपीय संघ का। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये बच्चा जो है वो गलत लगा रखा है, तो सही जवाब जो होगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिनको हम लोग यूएनओ कहते हैं। तो यूएनओ के अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे WHO ले लीजिए आप लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक उसी से WTO ले लीजिए आप लोग। उसी प्रकार अगर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब यूएनओ के अलग अलग एजेंसियां हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका सी उत्तर। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगला ये रहा आपके सामने, काफी खतरनाक बढ़िया वाला प्रश्न भाई। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ पे दिक्कत जैसा लगे तो आप अंग्रेजी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके एक क्वेश्चन जैसे हिंदी रहता है तो उसके नीचे अंग्रेजी में भी रहता है। ठीक है, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपके प्रश्न रहेंगे, तो जहां से आपको सुविधा हो आप आराम से उससे गेन कर पाए। तो सही जवाब की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ सही जवाब 1957 ही होगा। ठीक है, वियना में हुई थी। ठीक है, चलिए ये भी याद रखेंगे, चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि वियना में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला ये प्रश्न रहा आपके सामने, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? रीट की समान ही होती है, तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में होती है, उच्च न्यायालय में भी या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय में। तो कैसे आप करेंगे इसका उत्तर? यहाँ तो एक से अधिक है नहीं, तो सबसे पहले याद रखेंगे दोनों को अलग अलग अधिकार है। 200 अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेंगे तो जैसे रीट संविधान की आत्मा 32 में कहा जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो यहाँ सबसे पहले आपको उच्च न्यायालय में आपको दर्ज कराना है। यहाँ से सुनवाई संतुष्टि ना हो तो आप उसको सर्वोच्च न्यायालय में करा सकते हैं। तो कहाँ हम दायर कर सकते हैं भाई ये याचिका जनहित वाले? तो उच्च न्यायालय में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न देखें तो सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? फटाफट से बताएंगे कि सूचना का जो अधिकार है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई थी सूचना का अधिकार, और कब से शुरू हुई तो ये भी पढ़े होंगे 2005, आप 10वां में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े। ठीक है, अब बताने हैं कि किस प्रकार का कानून है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार? तो देखिए सूचना का अधिकार जैसे संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में ही आता है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार में। तो कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता है उसी से जुड़ा हुआ बात है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका बी उत्तर। अगले प्रश्न फटाफट से देखें, आपका एकदम समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपका एकदम काफी कीमती में भी कीमती समय है। तो वीडियो को शुरू से बस लास्ट तक देखिए, आप एकदम बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और आप मुस्कुराएंगे। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है, और इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? तो पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी उत्तर यहाँ पे एकदम राइट है। अगले सवाल के ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मीटर रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप समझ जाइएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर
31 दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया। देख रहे हैं प्रश्न कितना डीप पूछा जाता है 12th में भी, तो हौले में मत लीजिए। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे एकदम हल्के हल्के प्रश्न लगा रहे हैं, अभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिस लेवल से बोर्ड परीक्षा, ये बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, तो जिस लेवल से बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल के क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस अगर होती है तब जाकर के आपकी तैयारी बेस्ट होगी और बोर्ड में एकदम मुस्कुराएंगे आप। ठीक है, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया है, तो ये बांग्लादेश के आदमी है भाई, जिनका नाम जनरल जियाउर रहमान है। इन्हीं के द्वारा जो है जियाउर रहमान के द्वारा ही जो है ये दक्षेस वाली प्रस्ताव रखी गई थी। क्या मालूम है आपको कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1970 के दशक में रखे थे। और आपको बताते चले कि 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना भी हो गई थी। ठीक है, दक्षेस, इसको क्या कहते हैं? सार्क। सार्क का ही हिंदी नाम में इसको क्या कहते हैं? दक्षेस। सार्क को ही हिंदी नाम में इसे क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। सार्क के कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे, लेकिन 2007 ईस्वी में अफगानिस्तान के आने के बाद मेंबर कितने हो गए? 8। तो आपसे पूछा जाएगा कि सार्क या दक्षेस के कुल मेंबर कितने हैं? तो 8। ठीक है, सभी बातें को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, 32 नंबर सवाल है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? दुनिया का पुलिस कहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग है? संयुक्त राष्ट्र मतलब जो है यूएनओ के काफी सारे अंग है, तो इसके कौन से अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? सचिवालय को, महासभा का, सुरक्षा परिषद या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? तो दुनिया का पुलिस जो है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कहीं कहीं गूगल मारिएगा तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय फेंक देगा, वहां से सॉल्व करिए, 1 नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिस माना जाता है। आपसे दुनिया का पुलिस न देकर के क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, कहेगा कि विश्व का पुलिस, तो वही बातें हो गई। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे आपको हम बता रहे हैं ना, कई बार दुनिया का प्रश्न देता है तो कई बार विश्व का पुलिस कर देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखते चलेंगे। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ, ये बताएंगे कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ, नई दिल्ली में, ढाका में या फिर थिम्पू में? फटाफट से बताएंगे। जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन की बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना 1985 में होती है और इसी वर्ष 1985 में ही ढाका में ही इसकी पहले कहीं ना कहीं शिखर सम्मेलन भी होता है। तो 33 के ये सी उत्तर एकदम राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, काफी लाजवाब, जो बच्चा शुरू से लेके अंत तक बना रह जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम परीक्षा में। जाहिर सी बात है कि एकदम आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराएंगे, हमारा वादा रहा। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? आप इसको अंतिम प्रहार ही मेरे द्वारा मान सकते हैं। ठीक है, काफी अनुभव के साथ ये सारा कुछ प्रश्न आपको करा रहे हैं, चूंकि अभी समय कम है, आपका समय एकदम बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो कौन से देश सदस्य दक्षेस का सदस्य नहीं है ये बताने हैं। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार? तो बिल्कुल सही, म्यांमार जो है वो आपके दक्षेस का मेंबर नहीं है। भूटान दक्षेस का मेंबर है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये 3 हो गए। इसके अलावा आपका भारत हो जाएगा, इसके अलावा पाकिस्तान हो जाएगा, और आपको बता दिए हैं कि अफगानिस्तान भी 2007 में शामिल हो गया। और एक कौन हो जाएंगे भाई? तो भूटान हो ही गया, तो एक मालदीव हो जाएंगे। गिन लीजिए कितना हो गया, 3 ऑप्शन में, और 4 हमने लिख दिया, 4 3 7 हो गया। ठीक है, और एक और हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, भारत भी हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, और एक बांग्लादेश। तो टोटल अफगानिस्तान के आने के बाद तो 8 हो गए ना, ये ध्यान रखेंगे। तो एक बांग्लादेश भी है। चलिए, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, कौन है कौन नहीं है। किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, केवल आप किसी भी तरह से पूछे उसके लिए केवल आपको तैयार रहना है। देखिए, बड़ा देख के प्रश्न आपको हड़कना भागना नहीं है। अक्सर बड़े प्रश्न आप डर जाते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो वही काफी इजी लगेगा। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? कह रहा ना कि गुट निरपेक्ष की जो स्थापना की गई थी नेहरू जी, और अलग अलग जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, वो सब देश मिल करके, इंडोनेशिया है, घाना है, सबके द्वारा, तो इन सबका जो गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना हुई थी उसका क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शन। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ये बिल्कुल सही है, ये तो उद्देश्य था, नहीं पूछा जा रहा है। स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, जो नए नए राष्ट्र जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आजाद हुए हैं, वो किस तरह के पॉलिसी नीतियां बना रहे हैं, उनके एक दूसरे के अनुसार चलना, ये सही है। सैन्य गठबंधनों से भी
से पर्याप्त दूरी, ये भी सही है। जो दो गुट बन रहा था, एक यूएसएसआर का गुट बन रहा था, ठीक है, वर्सा पैक्ट, और एक जो है नाटो बन रहा था, नाटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक सोवियत संघ का और एक जो है आपका संयुक्त वो अमेरिका ईसा वाला जो बना रहा था, नाटो। तो ये दोनों गुटों से, ये दोनों एक सैनिक गुट ही है, और ये दोनों सैनिक गुटों से अलग रहना, तो ये भी सही है। अब पढ़ते हैं डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। नहीं भाई, यही तो नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने का ये उद्देश्य जो है ये नहीं है, ठीक है, कि जो औपनिवेशिक वगैरह देश है उन सबका हम समर्थन करें, ऐसा नहीं है। एकदम तटस्थ रहना था, ठीक है, किसी भी दल में शामिल नहीं होना था, और सैन्य गुटों का बहिष्कार करना, ये नीतियां था, ठीक है। चलिए लाजवाब, फटाफट से देखते चलेंगे, और केवल प्रश्न पर ही माहिर नहीं रहिए, हमें तो केवल एक लाइक भी तो चाहिए भाई। आपके लिए काम कर रहे हैं, एकदम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइक बस दे दीजिए। बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ वगैरह में फॉर्मेट करना, फिर वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, आपके लिए अपलोड करना, सारी चीजें, थंबनेल, पोस्टर, टैग, टाइटल, सब अगर सब चीज कर देंगे, कितना भी बढ़िया वीडियो बना लेंगे, टैग टाइटल नहीं मारेंगे, आपके तक नहीं पहुंचेगा, पोस्टर नहीं लगाएंगे, आपके तक नहीं पहुंचेगा। बहुत सारी चीजों को हम लोग जो है वो मेहनत के जरिए आप तक पहुंच पाते हैं, और आपसे एक ही चीज का उम्मीद लगा रखे हैं, एक लाइक का, वो भी नहीं करेगा तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति का समर्थन किसने किया? आपको बताना है कि जो गुट निरपेक्षता है, ये विदेशी नीति का समर्थन कौन किए? इंदिरा गांधी है ही नहीं उस समय, मोरारजी देसाई नहीं, मनमोहन सिंह नहीं, हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका पॉलिटिकल का एग्जाम खत्म हो जाएगा। वही तक नहीं, आप पॉलिटी के एग्जाम देके आएंगे, मुस्कुराएंगे। अगला वीडियो आप ज्योग्राफी का भी खोजिएगा, हिस्ट्री का खोजिएगा, तो हम आपके लिए अंतिम तक हाजिर रहेंगे, चाहे आपका म्यूजिक क्यों ना हो, ठीक है। तो बस आप एक लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आप सब जानते हो कि ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना फ्रंट पेज पर ही लिखा मिलेगा आपको, हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में है, तो डी उत्तर एकदम आपके सामने सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। ये देखिए कितना डीप प्रश्न पूछता है, दोनों बुक में से किसी भी बुक्स में पढ़ने नहीं है, फिर भी ये बच्चा से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ। संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय जोड़े गए? तो कितने विषय हैं? 11वीं सूची की बात कर लेंगे संविधान के, तो उसमें कितने विषय है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसमें टोटल विषय की बात कर लेंगे तो 29 है। रट लीजिए इसको, डायरेक्ट अब रटा ही जा सकता है, कुछ नहीं समझा जा सकता है भाई। तो भारतीय संविधान के 11वीं सूची में कुल कितने विषय है? तो 29 विषय है। कितने विषय है 11वीं सूची में? 29 विषय है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से, नंबर कोई नहीं याद करिएगा, नंबर आ जाएगा सेम टू सेम उसी तरह से, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न अगर आ भी आएगा बोर्ड में भी, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नंबरिंग रहेगा। तो प्रश्न और उसके उत्तर पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आप देख पा रहे होंगे कितना वन बुक पढ़ डाले, सेकंड बुक पढ़ लिए, समकालीन विश्व में समकालीन विश्व वाला पढ़ लिए, स्वतंत्र भारत में आप स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो वाला बुक पढ़ लिए। बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान वगैरह से, नियम कानून देश में क्या है, ये सब तमाम जगह से आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉलिटी आप मान के चलिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए 42वें संविधान, अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था, और इसमें दो चीजें प्रस्तावना में जोड़ी गई, ठीक है। कौन कौन चीजें जोड़ी गई? तो एक तो था आपका समाजवाद, और एक आपका है धर्मनिरपेक्ष, याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो ये दो बातें अब यहाँ ढूंढना है। तो धर्मनिरपेक्ष देखे तो कहीं है नहीं, संप्रभुता संपन्न है, बंधुता है, लोकतांत्रिक है, समाजवाद। तो यहाँ केवल आपका सही उत्तर होगा समाजवाद, ठीक है। हो सके कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सेम टू सेम, और समाजवाद नहीं रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, तो आपको एकदम सही कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये 39 का ये उत्तर सही है। अगले प्रश्न देखें, 40 नंबर प्रश्न तक बहुत कम अब प्रश्न बच रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है?
भारतीय संविधान को कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके द्वारा कहा गया कि ये पवित्र दस्तावेज है? भाई इससे पवित्र कोई चीज नहीं है। बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू या फिर के एम मुंशी, महात्मा गांधी। तो ये अम्बेडकर साहब का कहना है कि भारतीय संविधान जो है, संविधान को उन्होंने पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। ठीक है, और भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब या भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक है। अगर के भी राव की बात कर लेंगे तो के भी राव कहे हैं कि भारत के संविधान के केवल जनक ही नहीं, इनको जननी भी कहा जाए। तो के भी राव के हिसाब से भारतीय संविधान के जननी अम्बेडकर साहब, ऐसे तो जनक अम्बेडकर साहब, और अम्बेडकर साहब ने संविधान को क्या कहा है भाई? तो पवित्र दस्तावेज। ये ध्यान रखिएगा, सीधा का सीधा छपता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। 41 नंबर, 41 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? केंद्र और राज्य के बीच का संबंध जो है वो कौन सा अनुसूची में शामिल है? तो ऐसे तो 11 में भी है, 7 में भी है, तो यहां सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 में। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, एकदम फोकस करिए, फोकस के साथ एकदम आप रट लीजिए। देखिए आप भी उतना ही पढ़िएगा, अगला भी उतना ही पढ़ेगा। हमारा वीडियो मान ले 200 देखा, 500 देखा, तो क्या 500 इसी से सवाल आ जाएंगे तो भी पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें डेडिकेशन है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके देख रहे हैं, एकदम इधर उधर की कुछ बातें नहीं, और जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखे, न्योता पुरावे वाला काम नहीं कि 5 क्वेश्चन देख के चलिए हट लिया, लगा के देख रहे हैं, वो नहीं, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, काफी बेहतर करके आएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? आप सब जानते हो कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं भाई मेरे। किसको कहते हैं? 32 को। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते हैं ना, अनुच्छेद 32। चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, वो जो अधिकार राष्ट्रपति को मिला है वो कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव यानी विधायी अधिकार के अंतर्गत में ये आते हैं। ठीक है, तो 43 का ए उत्तर एकदम भैया मेरे राइट है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे, गर्दा उड़ा देना है। अगर इन सब सवाल पे आप अभ्यास नहीं करते हैं, एकदम बेकार आपका एग्जाम जाएगा पॉलिटी का। बाकी सब अच्छा कर लीजिएगा लेकिन पॉलिटी खराब हो जाएगा, तो कुछ बेहतर कर दीजिए, मार्क्स बढ़ाने में जे 2-4 नंबर का योगदान हो जाएगा। बताइए, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो सबसे पहले जानते हो कि अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ऐसे तो अब धीरे धीरे बहुत सारे देशों में है और अभी भी अमेरिका में। जिस देश में अध्यात्मक शासन आती है, पिछले वीडियो में बताया है, तो वहां सरकार, वहां जो है वो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होगा? तो राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है। चलिए अगले बात कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक्ट ईस्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? अगर बुक पढ़े होंगे या डीपली पढ़े होंगे तब आपको ये क्वेश्चन ये झलक रहा होगा कि बड़ी देर के बाद ये भेटा रहा है। एक्ट ईस्ट नीति प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। नरसिंह राव या फिर आपका नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। देखिए पहले क्या होता था, हमारे यहाँ लुक ईस्ट चलता था। बुक अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले कौन ईस्ट चलता? लुक। लुक मने देखना, और किधर देखना है? तो ईस्ट। ईस्ट मने पूरब। तो पूरब की ओर देखने का मतलब था, पूरब की ओर देखने का अभिप्राय है कि भारत से इधर पूरब की तरफ जो आसियान के जो मेंबर है, ठीक है, इधर जाएंगे तो 10 देशों का जो आसियान मेंबर है, जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ऐसे म्यांमार वगैरह करके जो 10 देशों का ग्रुप है, इनसे बढ़िया संबंध रखे तो इस नीति को कहते हैं लुक ईस्ट, जो नरसिंह राव के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ही चेंज कर करके आज 2014 के आसपास, हाँ 14 में ही, 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लुक ईस्ट को हटा करके और एक ईस्ट कर दिए। तो ये चले जाएंगे नरेंद्र मोदी पर। ये खाली ऐसे ही चेंज करते रहते हैं, कुछ नाम चेंज कर देंगे, कभी कुछ चेंज कर देंगे, लड़कन को पढ़ने में भारी कर देते हैं। कई बंदरगाह का नाम चेंज कर दिए, कई रेलवे का कहा जाए, बहुत सारी चीजें। चलिए देखिए 17 नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ये बताएंगे 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ। अबरी छपने वाला प्रश्न है कि ज्यादा आएगा तो आपसे पूछाएगा 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, काहे कि यही इंपॉर्टेंट है, अभी तो इसमें हुई नहीं है। ठीक है, तो 46 की बात कर लेंगे, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ भाई? तो ये हुआ था आपका 2019 में।
ठीक है। 2019 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव। आपसे पूछा जाएगा 18वीं लोकसभा का चुनाव, तो ये 2024 में पिछले वर्ष हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बीजेपी जो है अपना सरकार बना रखी है, तो ये 2024 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2025 में विधानसभा की चुनाव भी होने वाली, तो ये 46 के डी उत्तर सही है। लेकिन आपको याद रखना है अब कि 18वीं लोकसभा का चुनाव और कब, तो 2024, यही छप सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर देखें, चलिए, आम आदमी पार्टी भैया केजरीवाल झाड़ू छाप एकदम आगे। चलिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? केजरीवाल की जो पार्टी है झाड़ू छाप उसका भाई चिन्ह है, तो इनको 2012 के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा हुआ। पहले राष्ट्रीय पार्टी में कुल अगर राजनीतिक दलों को देखें तो पहले 8 राजनीतिक दल थे। देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, एक गणितीय 8 - 3 + 1 बराबर 6 कर देना है आपको। अब कहिएगा ये क्या बता रहे हैं, तो यही तो छपेगा, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल, अगर पार्टी की बात कर लेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसकी संख्या 8 था। 8 में से 3 के रद्द हो गया, 8 - 3 जो लिखे है ना, तो मतलब समझिए 3 गो खत्म हो गया, 3 के पार्टी की मान्यता खत्म। अब खत्म कैसे होता है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है कि कैसे बहुमत कम आते हैं, क्या है। और जब कोई राष्ट्रीय पार्टी बनता है तो कैसे राजधानी में जो है से उनको एगो जगह उगह दिया जाता है पार्टी ऑफिस बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब तो एग्जाम आ गई सर पे भाई, तो अब डायरेक्ट समझिए, तो पहले 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी था, जिसमें से 3 के सदस्यता ही रद्द हो गया। एक बार याद होगा तो आपको रिपीट करा दें, जिसमें आप तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई वाला, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसको कहते हैं, ये तीनों पार्टी की मान्यता खत्म। तो बच गया कितना भाई? 8 में से 3 गया 5, लेकिन +1 आ गया झाड़ू छाप। 2012 के अंदर में झाड़ू छाप को, यानी केजरीवाल की जो आप पार्टी है, इनको मान्यता मिल गई किस पार्टी के रूप में? तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, ठीक है। तो जब ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में आ गई तो 8 में से 3 गया, तब 5 बचा, लेकिन एक और जुड़ न गया भैया, तो कितने हो गए? 6। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, अगर कह लेगा कि कुल पार्टी, कुल राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो कितने हैं? 6 बच रहे हैं, ठीक है। और कितने पार्टी की सदस्यता रद्द हो गई है, तो याद रखेंगे 3 का। एक लेटेस्ट में सबसे अभी आगे कौन जुटा है, तो केजरीवाल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल के और हम देखते हैं, तो ये जान गए कि 12 सही ऑप्शन है। अब ये रहा आपके सामने काफी बढ़िया प्रश्न, लाजवाब। हाँ देखिए, ये प्रश्न आ भी गया इसी से। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो अभी बताए थे कि पहले कितने थे? 8 थे। 8 में से 3 गो खत्म हो गया भाई, बच गया केगो, तो 5 गो। 2012 में एगो आप केजरीवाल की आप पार्टी आ गई, तो हो गया टोटल केगो, तो 6 गो। सही जवाब बी उत्तर। चलिए एकदम कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हमें। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 39 नंबर प्रश्न, 49 नंबर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में? फटाफट से बताएंगे। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ, तो ये नरेंद्र मोदी जी फिर ही कुछ कर दिए चेंजिंग। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, पंचवर्षीय योजना चलता था 5 साल में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 5 साल 17 चल रहा था, और इसको कंटिन्यू भी रखा गया, लेकिन बीच में चेंज कर दिया गया। इसके जगह जो है नीति आयोग लाया गया, जो योजना आयोग होता था उसके जगह नीति आयोग लाया गया, और 1 जनवरी 2015 से इसको लागू की गई। तो ये आपका सही जवाब होगा बी उत्तर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आए हैं बोर्ड परीक्षा में, और इस बार अभी आएंगे तो आराम से आप बना पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्तांतरित हुआ था? बताएंगे कि ताशकंद समझौता की बात कर लेंगे तो किन देशों के मध्य, मतलब 2 देशों मध्य है, तो 2 देश ही होगा, तब तो बीच में न होगा। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, श्रीलंका, चीन रूस भारत, ये सब पे मत जाइएगा, टिक लगाया है, बहुत बच्चा गलत भी मारता है। आप हमारी जो दी गई बातें उस पर ध्यान सुनेंगे। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। अच्छा, पूछा जाएगा किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के बीच में
समझौता कराया गया था। सोवियत संघ का एक देश था जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राजधानी है जिसका नाम है भाई ताशकंद, और ये ताशकंद में ही समझौता हुआ था जिसको कहते हैं ताशकंद समझौता। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी इधर ही गए थे और शास्त्री जी का निधन भी हो गया। ऐसे तो 50 ही प्रश्न आपको कराने वाले थे, लेकिन चलिए 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश शामिल है? तो ये आपका 192 मारे हैं, जो कि गलत है। सही उत्तर 193 होगा। ठीक है, चूंकि 2011 के आसपास में दक्षिणी सूडान भी शामिल हो गया है। दक्षिण सूडान, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ में शामिल यूएनओ में शामिल होने वाला अंतिम जो देश है वो कौन है, तो दक्षिण सूडान है जी। याद रखेंगे, कौन सूडान? दक्षिण सूडान अफ्रीका में पड़ता है, तो दक्षिण सूडान शामिल हुआ है। टोटल देशों की संख्या हो गई 193। ठीक है, वो अभी की बात नहीं, 2011 से ही आ रहा है। तो अब 92 नहीं याद रखिएगा, क्या याद रखना है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? ऐसे तो इनका लिमिट नहीं, लेकिन 5 साल ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ये सी उत्तर नहीं, डी नहीं मार के आप सी लगाइएगा। अगले प्रश्न देखिए, बस 2-3 प्रश्न के साथ अंत कर ले। देखिए 53 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश कौन है? देखिए बताएं, अभी प्रश्न आ गया, पिछले बार भी बता रहे थे, प्रश्न आ गया। ठीक है, तो हमें अंदाजा भी नहीं है और प्रश्न बताए आ गया, तो इसीलिए बताते हैं कि जिस हिसाब से इर्द गिर्द, जब हर सवाल के इर्द गिर्द जब हम डिस्कस करते हैं, तो आप ये ना समझिए कि सर बहुत बकवास करते हैं, बहुत ज्यादा आप जानकारी देते हैं, उससे हमको क्या मतलब। आप ये भी लगाइए, तो खाली ये भी लगाने से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा ना, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही आते भी है, तो आप उसको बना पाएंगे जब डेडिकेशन के साथ हमारी बातों को सुन रखेंगे तब। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी जो बना है, अभी सुने होंगे, बना लेंगे कि सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है, तो दक्षिणी सूडान कब जुड़ा है, तो 2011 में जुड़ा है। ठीक है, और टोटल सदस्यों की संख्या 100 कितने हो गए, तो 93। किसकी बात कर रहे हैं, तो यूएनओ की बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें। 54 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे पहले जो है लीग करके आया, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता था, लीग करके था, जो कि 1920 में के दशक से शुरू हुआ था। अब वो प्रथम विश्व युद्ध को खत्म नहीं कर पाया था पहले ना, तो उसी को जो है से कि आगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 के दशक में लीग बना, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार को वो रोक नहीं पाया, तो ऐसा लगा कि अब विश्व में कभी भी इस तरह के वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए, तो विश्व में युद्ध को रोकने के लिए, शांति सुरक्षा कायम कराने के लिए ही यूएनओ की स्थापना 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो 1945 में कर दी गई। ठीक है, तो ये कब उद्देश्य इसका क्या है भाई, तो विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सही बच्चा लगाया है एकदम डी उत्तर। आज का लास्ट ही प्रश्न इसको मानेंगे। ठीक है, अगर आप इसको शेयर करते हैं फटाफट से, जैसे ही 200-500 व्यूज क्रॉस करेगा, तुरंत 1 घंटा के अंदर आपको वीडियो बना के फिर इसके आगे का वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप एकदम कॉपरेट करिए, ताकि हम इस वीडियो के साथ साथ अगले वीडियो आपको देंगे, और फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका नहीं आपको पार लगाएंगे पूरे एग्जाम तक। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आप जानते हो कि जो सुरक्षा परिषद में बात कर लेंगे, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, इसमें से 5 जो है वो बदलते नहीं है। ठीक है, वो 5 जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, अबे चीनी वाली को फंसाया तो ब्रिटेन वाली रूस गई। अबे मतलब अमेरिका, चीनी मतलब चीन, चीनी वाली को फंसाया मतलब फ्रांस, तो ब्रिटेन वाली रूस गई, ब्रिटेन और रूस, ये 5 देश जो है इनको अस्थायी सदस्यता मिला हुआ है। बाकी जो 10 होते हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं, जो प्रत्येक 2 साल बाद उनकी सदस्यता चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2 साल बाद तो हो जाएगा आपका क्या भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 साल, सही उत्तर। अब वर्तमान में अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एकदम छप जाएगा भाई मेरे, कि हमारे दक्षिण एशिया में भाई कौन ऐसे देश है जिनको अस्थायी सदस्यता मिला है, तो अभी पाकिस्तान को यूएनओ में अस्थायी सदस्यता जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा पाकिस्तान। क्लियर है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। बाकी सीरीज कैसा लगा, लाइक अगर नहीं किए थे तो लास्ट में जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन, अगले वीडियो सीरीज में। अगले दिन नहीं, शेयर करेंगे, व्यूज जाएगा, तो इसी दिन आपको अभी के अभी 1 से 2 घंटे में अगले वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।